तो दोस्तों आपका एग्जाम होता है खत्म, ग्रुप वन। जो भी स्टूडेंट्स बोथ ग्रुप के एग्जाम दे रहे हैं उनका कल लास्ट एग्जाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आई नो वो भी आपका बहुत अच्छा जाएगा जैसा आज कॉस्ट अकाउंटिंग का एग्जाम गया होगा। काफी इजी पेपर आया था कॉस्ट अकाउंटिंग का। तो जितने भी स्टूडेंट्स इनका एग्जाम आज खत्म हो गया है, इस पेपर रिव्यू को देखने के बाद आप प्लीज रिलैक्स करिएगा और कोई झंझट में मत पड़िएगा। पूरा दिन आप लोगों को रिलैक्स करना है। कल से बाकी आप सोचिएगा कि आपको आगे क्या करना है। चलिए हम फटाक से एमसीक्यू पार्ट को डिस्कस करते हैं एकदम तुरंत। What does the term opportunity cost refer to in cost accounting? Opportunity cost क्या बताता है? Cost of the next best alternative foregone। जो next best alternative जिसे हम छोड़ देते हैं उसकी क्या cost है? तो cost of next best alternative foregone। When material prices fluctuate widely, which of the following methods smoothens out the effect of fluctuation? जब material के प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होते हैं तब हम क्या करते हैं? Weighted average method यूज करते हैं। Very good। Charging to cost center those overheads that result solely for the existence of that cost center। उस पर्टिकुलर कॉस्ट को चार्ज करना जो कि एक पर्टिकुलर कॉस्ट सेंटर के वजह से ही लगा है, दैट इज कॉस्ट एलोकेशन। कल एक स्टूडेंट ने मेरे से एकदम यही चारों टर्म्स के मतलब पूछे थे। आई गेस उनको बड़ा हेल्प मिला होगा। व्हाट डज कैश 15 कवर? कैश 15 क्या कवर करता है? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। व्हाट डज कैश 11 एम्फसाइज रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट ऑफ एबनॉर्मल एडमिन ओवरहेड्स? एबनॉर्मल एडमिन ओवरहेड्स हमारे कॉस्ट कैलकुलेशंस का पार्ट नहीं बनते हैं, तो एक्सक्लूजन फ्रॉम कॉस्ट कैलकुलेशन। AB Limited pays a royalty of 5 lakhs to the state government on the basis of production। प्रोडक्शन के लिए कोई भी रॉयल्टी आप देते हो, इट इज अ पार्ट ऑफ हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हेन कॉस्टिंग लॉस इज 5600, कॉस्टिंग के हिसाब से आपका 5600 का लॉस है। फैक्ट्री ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब बाय 800। फैक्ट्री ओवरहेड्स ओवर एब्जॉर्ब, आपने ज्यादा एब्जॉर्ब कर लिया है, मतलब कॉस्ट में खर्चा ज्यादा दिख रहा है, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा खर्चा। खर्चा कम करने से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एंड एडमिन ओवरहेड्स आर अंडर एब्जॉर्ब बाय 600। एडमिन ओवरहेड्स अंडर एब्जॉर्ब है, कम एब्जॉर्ब किया है मैंने। अगर कम एब्जॉर्ब हुआ है तो दैट मीन्स ज्यादा चार्ज करना पड़ेगा, तो ये माइनस होगा। तो लॉस एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स हमारा क्या आने वाला है? 5600 माइनस 600 माइनस 62 प्लस 800 5400। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। In a drug manufacturing company, which method of costing can be applied effectively? बैच कॉस्टिंग ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में लगता है। आपने देखा भी होगा कि दवाइयों के पीछे लिखा रहता है बैच नंबर। आर एंड को कैलकुलेट प्राइस ऑफ डिफरेंट जॉब बाय एडिंग ओवरहेड्स टू प्राइम कॉस्ट एंड एडिंग 30% टू टोटल कॉस्ट एज प्रॉफिट मार्जिन। तो पहले हम क्या करते हैं? प्राइम कॉस्ट में ओवरहेड ऐड करते हैं और जो टोटल कॉस्ट होता है उसमें 30% प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देते हैं और फिर कस्टमर को बेच देते हैं। दैट मीन्स ये मेरा टोटल कॉस्ट है, इसका 130% हम कस्टमर से चार्ज करते हैं। तो कस्टमर से चार्ज किया मैंने 845, ओवरहेड से 347। तो प्राइम कॉस्ट प्लस 347 इंटू 130% इज इक्वल टू 845। अब सॉल्व कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा आप लोगों को। तो प्राइम कॉस्ट प्लस 347 इज इक्वल टू 845 डिवाइडेड बाई 130%, 650। तो प्राइम कॉस्ट आ गया हमारा 650 माइनस 347, दैट इज 303। दिस इज द करेक्ट आंसर। A truck starts with a load of 40 metric ton from station X, unload 16 metric ton in station Y and balance at station Z। तो एक ट्रक है वो X से Y जा रहा है, Y से Z जा रहा है। X से Y में 40 मेट्रिक टन लेके जा रहा है और Y में 16 मेट्रिक टन अनलोड कर रहा है। तो Y से Z में कितना गया? 24 मेट्रिक टन। और फिर Z से 32 मेट्रिक टन लेके वापस X पे जा रहा है। X और Y के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज 40, Y से Z के बीच का डिस्टेंस है 60 और Z से X के बीच का डिस्टेंस है 80। तो आपको एब्सोल्यूट मेट्रिक टन निकालना है। तो एब्सोल्यूट मेट्रिक टन क्या होने वाला है? 40 इंटू 40 प्लस 24 इंटू 60 प्लस 32 इंटू 80। तो ये हमारा क्या आएगा? 1600 प्लस 1440 प्लस 2560, दैट इज 5600 मेट्रिक टन्स। फिर SM लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट Z एंड सेल्स एट 80 रुपीज पर यूनिट। 80 रुपए पे हम बेचते हैं, वेरिएबल कॉस्ट है 60 रुपए, तो कंट्रीब्यूशन आ गया हमारा 20। फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, प्रॉफिट चाहिए 15,000 का, डिजायर्ड सेल्स निकालना है। क्या फॉर्मूला है? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। दैट मीन 17,000 प्लस 15,000 डिवाइडेड बाय 20। सॉल्व करेंगे 1600 यूनिट्स मिल जाएगा। द सेल्स अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आर इज 2 lakhs, वेरिएबल कॉस्ट 80,000। तो पीवी रेशियो मिलेगा, पहले तो कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया तो कंट्रीब्यूशन आ गया 1,20,000। पीवी रेशियो क्या होगा? 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2 lakhs।
दैट इज 60%। बीपी निकालना है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, तो फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है, बीपी कैसे मिलेगा? फिक्स्ड कॉस्ट बाई पीवी रेशियो, 50,000 डिवाइडेड बाई 60%, तो ये हमारा आ रहा है 83,333। दिस इज द करेक्ट आंसर। The operations to produce a unit of product M requires 9 active hours। 9 active hours मतलब इसमें idle time already माइनस किया हुआ है। बजटेड idle time है 10% of total hours paid। तो idle time 10% होता है, इसमें idle time नहीं है, दैट मीन्स इसमें 10% ऑलरेडी माइनस किया हुआ है, तो ये जो 9 आवर्स है ये हमारा 90% होगा। टोटल टाइम जितना भी मैंने दिया उसका 10% तो आइडल है, तो ये 9 तो एक्टिव आवर्स है, दैट मीन्स ये 9 हमारा 90% है। तो टाइम मैंने अलाउ किया होगा 10 आवर्स, 8 रुपीज़ के हिसाब से हम चार्ज करते हैं, तो ये आएगा एग्जैक्ट 80 रुपीज़। फिक्स्ड कॉस्ट आर ऑल्सो नोन एज, फिक्स्ड कॉस्ट को हम क्या कहते हैं? पीरियड कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए लगते हैं। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग बजट फैसिलिटेट्स क्लासिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट? कौन से बजट में हम फिक्स्ड और वेरिएबल को अलग अलग क्लासिफाई करते हैं? फ्लेक्सिबल बजट में। तो ये था बड़ा ही इजी एमसीक्यू आपका। आई होप कि आपका एमसीक्यू में 30/30 बन रहा होगा। आई एम श्योर कि बनना ही चाहिए। तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेरे को ये जरूर बताइएगा कि एमसीक्यू में आपका कितना बन रहा है। अब आगे का जो भी पार्ट है उसके लिए मैं सतीश सर को बुलाता हूँ, वो आपसे 2 मिनट बात करना चाहते हैं। चलिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय। सो एमसीक्यू तो आपने कवर कर लिया और बात आती है अब लॉन्ग क्वेश्चंस की, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की। यदि आप देखेंगे तो पूरा जैसा हम लोगों ने आपको गाइड किया था एग्जैक्टली उसी तरीके से सारा आया। जैसे ये वाला क्वेश्चन कॉस्ट शीट से आया। दूसरा अगर आप देखें ये वाला क्वेश्चन मटेरियल कॉस्टिंग से आया। इसमें मटेरियल या लेबर आता है नॉर्मली, ऐसा लग रहा था कि लेबर ज़्यादा आएगा बट आया मटेरियल का इजी क्वेश्चन। फिर ये वाला देखिए ओवरहेड्स का अंडर एब्जॉर्ब, जो सबसे इजी पार्ट होता है वही वाला आ गया। थर्ड के बाद इसमें बी नंबर में नरेशन बिना लिखे वाला, सिर्फ आपको इंटीग्रेटेड अकाउंट्स में जर्नल एंट्री पूछा है, इससे इजी कुछ हो ही नहीं सकता है। और उसके बाद अगर आप देखें ऑपरेटिंग कॉस्टिंग का, ये सेम क्वेश्चन आपका किया हुआ ही है। मतलब अभी तक जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपके किए हुए हैं। इसके बाद देखिए ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में आपको फर्स्ट ईयर का डिटेल देकर फिर बोल रहा है सेकेंड ईयर का डिटेल में क्या है, तो बोथ ईयर्स का बनाने बोल दिया है, आराम से बन जाएगा। फिर प्रोसेस कॉस्टिंग का देखिए ये वाला इक्विवेलेंट प्रोडक्शन वाला क्वेश्चन आ गया, WIP वैल्यूएशन वाला, तो ये भी आप आराम से कर सकते हैं। और इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि कोई ओपनिंग WIP ही नहीं है, तो ना फीफो ना एवरेज है, तो एकदम बेसिक सिंपल वाला आ गया। फिर वेरिएंस से लेबर वेरिएंस आ गया स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो जैसा हमने आपको पूरा गाइड किया था वैसा ही आया, और क्वेश्चन में कुछ भी वैसा धमाका नहीं है। अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस किया हुआ है, पढ़ाई किया हुआ है, तो सब काम हो जाएगा। और ये देखिए ब्रेक इवन एनालिसिस यानी कि CVP एनालिसिस का बेसिक क्वेश्चन आ गया फिर से। फिर ये की फैक्टर का क्वेश्चन आ गया, मतलब एडवांस मार्जिनल कॉस्टिंग का भी एक, आई विल से कि सबका प्रिलिमिनरी क्वेश्चन टाइप्स आया है। बजट का ये प्रोडक्शन बजट बनाने वाला क्वेश्चन आ गया, आपको याद आ रहा होगा, जिसमें हम लोग 70-30 करके या 2/3 1/3 करके प्रोडक्शन कैलकुलेट करते हैं और फिर बैक कैलकुलेशन करके आप अपना स्टॉक कैलकुलेशन करते हैं। और यहाँ पर कैश 10 लिखने आ गया, और क्या चाहिए। और फिर थ्योरी भी सिंपल सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस, गुड परचेजिंग प्रोसीजर का क्वालिटीज और फीचर्स ऑफ जॉब कॉस्टिंग। सो आप ही बताइए आपका कैसा गया। आपको थोड़ा सा मतलब अब अपना जोश दिखाना है, कमेंट में मुझे बताना है, राहिल भैया को बताना है कि जो हमने इतना दिन से आपके पीछे मेहनत किया था उसका क्या नतीजा हुआ। और इसका नतीजा आपको सिर्फ एक सिंपल सा कमेंट में बताना है कि आपका एग्जाम में MCQ कितना राइट है और अटेम्प्ट आपने कितना क्वेश्चन किया, या फिर सिर्फ MCQ कितना राइट है उतना ही बता दीजिए। दूसरा, अगर आप हमें कमेंट में बता दें कि कौन सा रिसोर्सेस से सबसे ज्यादा आपको हेल्प हुआ जो हमारे यूट्यूब में था, वो भी अगर आप बताएंगे तो हमें और मोटिवेशन मिलेगा कि वैसा कुछ और करना है। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्या है, 18 दिसंबर को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। इसके लिए हमारे 18 दिसंबर गलत बोल दिया, 18 जून को हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं ये हमारे YouTube पे। तो आप प्लीज़ अपना सब्सक्रिप्शन बटन दबा के रखिएगा, मिस नहीं हो जाए, क्योंकि यहाँ से आपको बताया जाएगा कि आगे आपको क्या करना है।
आगे के जितने आपके सवाल है वो सारे के सारे उस अनाउंसमेंट में कवर्ड हैं। अब आपके पास ऑप्शन है कि आप सवाल के जवाब ढूंढते रहो या एक ही जगह सारे ले लो। तो दिस इज व्हाट इट इज मेंट अबाउट। एंड ऑफ कोर्स आज 17 तारीख है और 17 तारीख को कोइंसिडेंटली देखिए आज मेरा बर्थडे भी है। तो आप मुझे बर्थडे विश भी कर सकते हैं कमेंट में। वी वुड बी हैप्पी टू सी हाउ मेनी स्टूडेंट्स रियली वांट टू विश। एंड अगर आप विश करेंगे कमेंट में तो हम देखेंगे कि आपके लिए क्या गिफ्ट भेज सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू राहिल भैया, थैंक यू टू ऑल फॉर attending the session till here, and I will see you in 18th June's session. चलिए।